हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू दिस क्लास। वेलकम टू एजुटेड एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? एक बार कंफर्म कर दीजिए कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं। देन वी विल स्टार्ट विथ टुडेज क्लास। गुड इवनिंग सभी लोगों को। कैसे हैं आप लोग? ऑडियो और वीडियो क्लियर है? ठीक है, ओके। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का, सिटीजनशिप और फिर फंडामेंटल राइट्स, है ना। तो देखो, आपका जो पीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसमें जो क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे, ऐसा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मतलब टफ क्वेश्चन पूछ देगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं किसी भी टॉपिक्स को लेकर के, वो आपको ऐसा क्लियर होना चाहिए, है ना। तो जैसे कि सिटीजनशिप है, तो उससे क्या सब पूछा जा सकता है, तो उन सब चीज़ों को आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। उसके बाद में वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स। तो उसके बारे में जो भी चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। देखो, फंडामेंटल राइट्स पीटी और मेंस के लिए अलग अलग तरीके से पढ़ना होता है। मेंस में पढ़ोगे तो इसका अलग ही मतलब कि एक, जैसे कि बीपीएससी का मेंस हो गया या फिर किसी और एग्जामिनेशन का मेंस हो गया, तो वहाँ पे ये सब टॉपिक्स का अलग क्वेश्चन पूछने का नेचर हो जाता है। लेकिन पीटी में कुछ लिमिटेड स्कोप है, जो कि जहाँ से सवाल बार बार पूछे जाते हैं। तो हमारा जो फोकस है उन्हीं सारे टॉपिक्स पे, उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स पे रहने वाला है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सिटीजनशिप एंड फंडामेंटल राइट्स, जो कि आज का टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। सिटीजनशिप, सिटीजनशिप, है ना। तो देखो, यहाँ से बेसिक क्वेश्चंस आपसे क्या सब पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला कि जो सिटीजनशिप है, ये आपके संविधान के किस पार्ट में है, कौन से आर्टिकल्स में है, इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला जो आपको याद रखना है, जो सिटीजनशिप है, यह आपके पार्ट 2 में है, ठीक है। पार्ट 2, जो कि इसके पहले भी क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पर हमने आपको बताया था कि जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, तो वहाँ पर भी इसके बारे में जिक्र हमने किया था। बट ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा आपका वहाँ पे। तो पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू सिटीजनशिप। दूसरा, आर्टिकल्स है 5 से लेकर के 11 तक, यानी कि 5 to 11। 5 से लेकर के 11 तक का जो आर्टिकल है, यह आपके सिटीजनशिप से रिलेटेड है। प्लस इंडिया का जो सिटीजनशिप है, ये किस तरीके का है, तो सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप है। प्लस ये किस तरीके का फीचर है, क्या ये यूनिटरी फीचर है, क्या ये फेडरल फीचर है, तो यह हमारे संविधान का यूनिटरी फीचर कहलाता है। यूनिटरी फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटरी फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्लस आपको याद रखना है कि जो सिटीजनशिप है, उसको लेकर के कानून कौन बना सकता है, किसके पास में यह अथॉरिटी होता है कि भारत में नागरिकता को लेकर के है सो कानून बना सकता है, सिटीजनशिप को लेकर के कानून बना सकता है। तो वो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का संसद। ओनली द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज़ द अथॉरिटी टू मेक लॉज ओवर द सिटीजनशिप इन इंडिया, ठीक है। ओनली द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, only the Parliament of India can make laws, can make laws with respect to the citizenship, with respect to the citizenship। तो यही सब कुछ बेसिक फीचर्स है, बेसिक चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम में है सो पूछे जा सकते हैं। एक बार हम लोग आर्टिकल्स के ऊपर में डिस्कशन कर लेंगे कि 5 से लेकर के जो 11 आर्टिकल है उसमें क्या सब मेंशन किया गया है। प्लस जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955, ठीक है, जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955, 1955 का एक्ट है। इसमें आपको किस तरीके से, यानी कि 5 वेज टू एक्वायर सिटीजनशिप, ये आपको मालूम होना चाहिए। 5 वेज टू एक्वायर सिटीजनशिप एंड 3 वेज, 3 वेज टू डिप्राइव सिटीजनशिप। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को भारत का नागरिकता अगर हासिल करना है, तो उसके 5 तरीके हैं।
अगर किसी का नागरिकता समाप्त करना है तो उसके 3 तरीके हैं, और ये कहाँ पर मेंशन किया गया है? तो ये मेंशन किया गया है सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। ऐसा क्यों? क्योंकि यह जो कानून है किसने बनाया है? तो भारत के संसद ने बनाया है, पार्लियामेंट ने बनाया है। और चूंकि पार्लियामेंट बनाता है, इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं होता है, इसीलिए इसे हम हमारे संविधान का यूनिटरी फीचर कहते हैं, इसको फेडरल फीचर नहीं कहते हैं। दिस इज द यूनिटरी फीचर, क्योंकि हमारे देश में एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको जो सिटीजनशिप है ये आपको समझना है, ये आपको याद करना है। और एग्जाम में भी आपसे जो सवाल पूछा जाएगा इसके फीचर्स के ऊपर में सवाल पूछे जाएंगे, या फिर जो आर्टिकल्स हैं उसके ऊपर भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो एक बार इसके आर्टिकल्स को देख लेते हैं। ठीक, आर्टिकल 5 क्या कहता है? व्हाट इज आर्टिकल 5? आर्टिकल 5 इज अबाउट सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, ये हम लोग उधर भी डिस्कस किए थे जब हम लोग पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो देखो, हमारे देश का जब संविधान लागू होता है उस समय हम इस देश के किस व्यक्ति को भारत का नागरिक कहेंगे, इसका जिक्र कहाँ पर किया गया है? इसका जिक्र किया गया है आपके आर्टिकल 5 में। यानी कि when the Indian constitution commences, who shall be called as a citizen of India is mentioned in Article 5। तो आपसे एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है? इसके नीचे का प्रोविजन आपसे नहीं पूछेगा, डिटेल में नहीं पूछेगा, आपसे बस ये पूछेगा कि हमारे संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कि कहता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के शुरुआत होने के समय भारत का नागरिकता किस आधार पर किस व्यक्ति को दिया जाएगा, यह कहाँ पर लिखा गया है? तो आर्टिकल 5 में लिखा गया है। आपको बस इतना ही याद करना है, अगर एग्जाम में पूछेगा तो सिर्फ यही पूछेगा। ठीक, तो जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है जो कि भारत में रह रहा हो, जिसका भारत में जन्म हुआ हो, या फिर जिसके कोई एक पेरेंट भारत में है ना जन्म जिनका हुआ होगा, या फिर जो कि भारत में 26 जनवरी 1950 से पहले कम से कम 5 साल भारत में रह रहा होगा, इज कंसिडर्ड एन इंडियन सिटीजन। यानी कि ऐसे लोग जो कि भारत में रह रहे होंगे, या फिर जिनका भारत में जन्म हुआ होगा, या फिर जिनके पेरेंट्स का भारत में जन्म हुआ होगा, ऐसे लोगों को भारत का जब संविधान लागू होता है उस समय उन्हें सिटीजनशिप यहाँ का मिल जाएगा। सो दैट इज बेसिकली आर्टिकल 5। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 बेसिकली क्या है? आर्टिकल 6 ये कहता है कि देखिए, हमारे देश का जब बंटवारा हुआ होगा 1947 में, तो बहुत सारे लोग हैं सो भारत से पाकिस्तान में चले गए, है ना। कुछ लोग मतलब कि बांग्लादेश वाला जो पार्ट है वो उस समय ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, तो वहाँ पर भी गए होंगे। प्लस कुछ लोग जो हैं सो पाकिस्तान वाले क्षेत्र से भारत में आए होंगे। तो जो आर्टिकल 6 है वो वैसे लोगों को नागरिकता देने की बात करता है जो कि पाकिस्तान से भारत में माइग्रेट करके आए थे। ठीक है, तो ये आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल 6। इट इज़ फॉर सिटीजनशिप फॉर माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, यानी कि जो पाकिस्तान से इंडिया में एज ए माइग्रेंट्स आए होंगे उनको भी भारत का नागरिकता है सो मिलेगा इस आर्टिकल 6 के तहत। इसमें क्या कहता है? इफ द माइग्रेंट और आइदर ऑफ हिज और हर पेरेंट्स और आइदर ऑफ हिज और ग्रैंड पेरेंट्स वेयर बोर्न इन इंडिया एज डिफाइंड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। तो कहने का मतलब है कि भारत में आप देखिए एक कानून है सो बनाया गया था ब्रिटिश के द्वारा, जिसे कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, और उसके तहत यहाँ के लोगों को है सो रजिस्टर किया गया होगा। तो वैसे लोग जिनके माता पिता या फिर जिनके जो है ग्रैंड पेरेंट्स अगर इंडिया में जन्म उनका हुआ होगा और उनका अगर रजिस्ट्रेशन इस एक्ट के माध्यम से हुआ होगा, प्लस जो पर्सन्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया बिफोर 19 जुलाई 1948 वेयर गिवन सिटीजनशिप, दोज हु माइग्रेटेड आफ्टर दिस डेट हैड टू रजिस्टर एंड स्टे फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स इन इंडिया। तो देखो, जो आर्टिकल 6 है उसमें एक डेट की बात करता है। जो डेट है 19 जुलाई 1948 डेट मेंशन किया गया है। हालांकि एग्जाम में पूछेगा नहीं, बट फिर भी चाहो तो याद करके रख सकते हो कि वैसे लोग जो कि भारत में पाकिस्तान से 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए होंगे उनको है सो भारत का नागरिकता मिल जाएगा। लेकिन अगर इस डेट के बाद कोई व्यक्ति भारत में आकर के रहेगा तो उसे कम से कम 6 महीना भारत में रहना पड़ेगा, तभी जाकर के उसको भारत का नागरिकता मिलेगा। प्लस आर्टिकल 7 ये क्या कहता है? आर्टिकल 7 कहता है कि सपोज कि ऐसे लोग जो कि इंडिया से पाकिस्तान चले गए होंगे, लेकिन वहां पर जाकर के उनको ऐसा लगा कि हमारे लिए इंडिया है सो बेहतर है, और फिर वहां से वापस आ गए होंगे, तो वैसे लोगों को भी नागरिकता देने का प्रावधान किया गया आर्टिकल 7 के तहत। ठीक है, तो 6 और 7 में क्या अंतर है? 6 में है कि जो लोग पाकिस्तान से सीधा भारत में आ गए, लेकिन 7 में क्या है कि पहले भारत में थे फिर पाकिस्तान गए, वहां पर उनको नहीं जमा, वो वापस आ गए, तो वैसे लोगों को नागरिकता देने की बात करता है आर्टिकल 7। ठीक है, तो सिटीजनशिप फॉर पर्सन्स हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट लेटर रिटर्न टू इंडिया, people who migrated to Pakistan after March 1, 1947 but later returned to India with resettlement permits
वेयर ग्रांटेड सिटीजनशिप। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 8 क्या कहता है? आर्टिकल 8 कहता है कि वैसे लोगों के लिए भारत की नागरिकता का बात करता है जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जो कि भारत के अलावा किसी और देश में रहते होंगे। अगर वो वहाँ पर इंडिया का जो कंसल्टेट है, इंडिया का जो वहाँ पे जो फॉरेन में जो भी ऐसे डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स होते हैं, वहाँ पर जाकर के वैसे लोग अगर रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो उन्हें भी भारत का नागरिकता है सो मिल सकता है। दैट मीन्स कि पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन दोज हु आर रिसाइडिंग इन सम अदर कंट्रीज अदर देन पाकिस्तान। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान के अलावा बाकी भी देश में, जैसे कि अगर कोई अफ्रीका में रह रहा है, कोई यूरोप में रह रहा है, कोई अमेरिका में रह रहा है, लेकिन वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, यानी कि उसके जो पेरेंट्स हैं या फिर जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया से बिलोंग करते होंगे, तो वैसे लोगों को भी भारत का नागरिकता देने की बात की जा रही है आर्टिकल 8 के तहत। तो ये हो गया 3 आर्टिकल। ठीक, नेक्स्ट है आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पहले भी आपको बता रखा है। आर्टिकल 9 कहता है नो डुअल सिटीजनशिप। ठीक है, इफ एन इंडियन वॉलंटरली एक्वायर्स सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री दे लूज इंडियन सिटीजनशिप। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपका जो देश है, आपका जो संविधान है, वो आपको सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है सो अलाउ करता है। यानी कि अगर आप भारत का नागरिक हैं तो आपको सिर्फ भारत का नागरिक ही बन करके रहना है। अगर आप किसी और दूसरे देश का नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, इफ़ यू आर एबल टू गेट द सिटीजनशिप ऑफ सम अदर कंट्री, देन योर इंडियन सिटीजनशिप विल बी टर्मिनेटेड ऑटोमेटिकली। सो दैट इज बेसिकली द होल आइडिया ऑफ आर्टिकल 9। तो आर्टिकल 9 ही वो प्रोविजन है जिसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि इंडिया में जो है सो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको याद रखना है आर्टिकल 9। इसको कैसे याद रखना है? तो 9 मतलब कि NINE है ना, 9, और N मतलब होता है नो डुअल सिटीजनशिप। ठीक है, यानी कि आपके देश में क्या अलाउड है? तो सिंगल सिटीजनशिप है सो अलाउड है, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप इज अलाउड इन योर कंट्री। ठीक, आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 क्या कहता है? कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक अगर आप उसको मानते हैं, इफ सम पर्सन हैज गॉट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, देन दैट पर्सन विल कंटिन्यू टू बी द इंडियन सिटीजनशिप। यानी कि उसको बार बार जो है सो आप नागरिकता के लिए ये नहीं करेंगे कि आप जो है फिर से एज ए सिटीजन के लिए आप रजिस्टर करिए, नहीं। आर्टिकल 10 कहता है कि एनी पर्सन रिकॉग्नाइज्ड एज ए सिटीजन अंडर दिस प्रोविजंस कंटिन्यूज टू बी ए सिटीजन अनलेस पार्लियामेंट मेक्स ए लॉ टू द कॉन्ट्रारी। ठीक है, यानी कि अगर आप इसके पीछे का जो भी प्रोविजन है, आर्टिकल 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, उसके तहत अगर आप भारत के नागरिक अगर आप बन जाते हैं तो आपको फिर अलग से कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, आप भारत के नागरिक बने रहेंगे, ऐसा कहना है आर्टिकल 10 का। और आर्टिकल 11 है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। आर्टिकल 11 बताओ क्या होता है? आर्टिकल 11 है पार्लियामेंट्स पावर टू रेगुलेट सिटीजनशिप, है ना। यानी कि हमारे देश में जो नागरिकता का जो कानून है, जो सिटीजनशिप का जो कानून है, वो कौन बना सकता है? तो सिर्फ और सिर्फ भारत का संसद बना सकता है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है। और ऐसा कहाँ पर लिखा गया है? तो आर्टिकल 11 में लिखा गया है। तो यहीं से आपको मालूम चलेगा कि जो सिटीजनशिप है, दिस इज द यूनिटरी फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटरी फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ संसद उसके ऊपर में कानून बनाता है। कई बार आपसे एग्जाम में यही सवाल पूछता है कि हु हैज़ द अथॉरिटी टू मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप इन इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि आर्टिकल 11 ऐसा कहता है। तो ये जो आर्टिकल 9 है और जो आर्टिकल 11 है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको एग्जाम में एज इट इज है तो पूछा जा सकता है। तो इन दोनों आर्टिकल को आपको याद रखना है। ठीक है, ये चैप्टर काफ़ी आसान है, इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लेकर के नहीं चलना है। जो भी क्वेश्चंस आएंगे काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस आएंगे अगर इस वाले पार्ट से सवाल पूछा जाता है तो इसी अधिकार के तहत जो पार्लियामेंट है उसने कानून बना रखा है, सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, अब इसी एक्ट के आधार पे भारत में जो है सिटीजनशिप का जो कानून है वो चलता है। यानी कि थ्रू दिस लॉ देयर आर द प्रोविजंस बेस्ड ऑन विच एनी पर्सन कैन एक्वायर द इंडियन सिटीजनशिप और बेस्ड ऑन विच द सिटीजनशिप ऑफ ए पर्सन कैन बी टर्मिनेटेड। यानी कि इसी कानून के आधार पर, आपके संविधान में कहीं पर भी ऐसा क्लियर नहीं लिखा गया है कि किस व्यक्ति को किस आधार पर है सो भारत का नागरिकता मिलेगा, लेकिन ये काम किसको सौंप दिया गया है? तो भारत के संसद को, पार्लियामेंट को। और पार्लियामेंट ने इसी अधिकार के तहत आर्टिकल 11 के तहत एक कानून बनाया है जिसका नाम है सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो इसी कानून के माध्यम से आप देखिए वेज टू एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप,
यानी कि भारत में किसी व्यक्ति को अगर नागरिकता चाहिए तो 5 तरीका है भारत का नागरिकता प्राप्त करने का। सबसे पहला तरीका क्या है? बाई बर्थ, है ना, बाई बर्थ यानी कि जन्म के आधार पर। सो ए पर्सन born in India on or after 26 January 1950 and before July 1, 1987 is a citizen of India by birth. For those born on or after July 1, 1987, at least one parent must be an Indian citizen at the time of their birth. For individuals born on or after December 3, 2004, citizenship by birth is granted only if both parents are Indian citizens or one parent is an Indian citizen and the other is not an illegal migrant. तो कहने का मतलब है कि अगर किसी बच्चे का जन्म भारत में हो रहा है तो अब सपोज कि कोई ऐसा विदेशी व्यक्ति है, सपोज कि कोई विदेशी फॉरेनर हमारे देश में जो है घूमने आता है, कपल है, हस्बैंड और वाइफ घूमने आते हैं, और सपोज कि उनके वाइफ को जो है सो यहाँ पे बच्चा जो है सो होता है, तो क्या उस बच्चे को है सो भारत का नागरिकता मिल जाएगा? क्योंकि उसका जन्म तो भारत में हुआ है, लेकिन उसके दोनों पेरेंट्स तो फॉरेनर हैं, वो तो इंडियन सिटीजन नहीं है। तो वैसे केस में उस बच्चे को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। इसीलिए ये सब पॉइंट्स यहाँ पे लिखा गया है कि जन्म के समय ये जरूर देखा जाएगा कि क्या उसके पेरेंट्स जो है सो इंडियन है कि नहीं। अगर कोई एक पेरेंट इंडियन है तो वैसे केस में उसको है सो भारत का नागरिकता मिल जाएगा। तो ये प्रावधान है आपके, पहला क्राइटेरिया है ना, पहला मीन्स है कि बाय बर्थ जो है सो किसी व्यक्ति को भारत का नागरिकता है सो मिल सकता है। दूसरा क्या है? बाय डिसेंट, यानी कि वंश के आधार पे। वंश के आधार पे क्या कहता है? ए पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया, जिसका भारत से बाहर जन्म हुआ होगा, on or after 26 January 1950 but before December 10, 1992 is a citizen of India by descent if their father was an Indian citizen at the time of their birth. यानी कि किसी बच्चे का जन्म अगर भारत से बाहर हो रहा है लेकिन अगर उसके फादर इंडियन है तो वैसे बच्चे को भी वंश के आधार पे भारत का नागरिकता है सो मिल जाएगा, है ना। काफ़ी लॉजिकल बात है। For those born outside India on or after December 10, 1992, either parent must be an Indian citizen and the child's birth must be registered with an Indian consulate within 1 year. देखो ये सब इतना आपको याद नहीं करना है, ये सब डेट उतना एग्जाम में नहीं पूछता है, इसके पीछे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको बस ये याद रखना है कि अगर किसी बच्चे का जन्म भारत से बाहर होता है और अगर उसके पेरेंट्स इंडियन है तो वंश के आधार पे उस बच्चे को भारत का नागरिकता है सो मिल जाएगा। ये सेकेंड पॉइंट हो गया बाई डिसेंट। तीसरा क्या है? बाय रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? पंजीकरण के द्वारा, ठीक है। एक मिनट। ठीक है, तो तीसरा है बाय रजिस्ट्रेशन, यानी कि पंजीकरण के द्वारा। तो कुछ लोग जो हैं भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, पंजीकरण के माध्यम से। जैसे कि अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो कि भारत में रहता है कम से कम 7 साल तक, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि भारत के मूल का हो और भारत में कम से कम 7 साल है सो रह जाए, तो वैसे लोग भी भारत का नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत का नागरिकता उनको प्राप्त हो सकता है, ठीक है। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि मैरिड है इंडियन सिटीजन से और भारत में कम से कम 7 साल तक है सो रह रहा हो। सपोज कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि भारत से बाहर जाकर के शादी करता है और अपने वाइफ को लेकर के यहाँ पर आ जाता है, तो अगर वो 7 साल तक भारत में रह जाती है तो उसको भी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता है सो मिल जाएगा, ठीक। प्लस माइनर चिल्ड्रन ऑफ इंडियन सिटीजन्स, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग इन कंट्रीज आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, यानी कि कुछ ऐसे कैटेगरीज ऑफ लोग हैं जिनको भारत में रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जो है सो आपको सिटीजनशिप जो है सो मिल जाता है। तो कई बार आपसे एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है कि रजिस्ट्रेशन के लिए कम से कम कितना साल का रेसिडेंस है सो रिक्वायरमेंट होता है? तो 7 साल का रिक्वायरमेंट होता है, ये आप याद रखिएगा, 7 साल। कई बार पीटी में यह है सो पूछ लेता है कि अगर किसी व्यक्ति को भारत में पंजीकरण के द्वारा यानी कि रजिस्ट्रेशन के द्वारा अगर सिटीजनशिप चाहिए तो कम से कम कितने साल का है सो रेसिडेंस चाहिए? तो 7 साल का। ये आंसर कर दीजिएगा एग्जाम में अगर कभी पूछे तो 7 साल का रेसिडेंस का क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा तरीका। चौथा तरीका क्या है? बाय नेचुरलाइजेशन। बाय नेचुरलाइजेशन यानी कि
अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि भारत में 12 साल तक रह गया हो, 12 साल तक रह गया हो, ठीक, और इस 12 साल में देखिए जिस समय वो नेचुरलाइजेशन के माध्यम से अगर अप्लाई करेगा तो कम से कम सपोज कि अभी जैसे कि जनवरी 2026 है सो आने वाला है, जनवरी 2026 है सो आने वाला है। सपोज कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि 1 जनवरी को ये अप्लाई करना चाहता है नेचुरलाइजेशन के माध्यम से भारत का नागरिकता प्राप्त करना, तो ये देखा जाएगा कि पिछले 12 महीने में वो कहाँ था। अगर पिछले 12 महीने में यानी कि जनवरी 2025 से लेकर के जनवरी 2025 से लेकर के अगर वो भारत में ही रह रहा था, यानी कि 1 साल पूरा हो गया, प्लस इसके पीछे आप जाइए, इसके पीछे जाइए, इसके पीछे 14 साल तक पीछे देखिए। अगर इन 14 साल में टोटल ईयर्स को मिला करके, टोटल समय को मिला करके अगर 11 साल पूरा हो जाता है, 11 साल यानी कि 11 साल इधर प्लस 1 साल इधर, दोनों मिला करके 12 साल, अगर ऐसा हो जाता है तो उस व्यक्ति को नेचुरलाइजेशन के माध्यम से भारत का जो नागरिकता है वो मिल सकता है। हालांकि इसमें कई और भी क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, जैसे कि इंक्लूडिंग गुड मॉरल कैरेक्टर, ठीक, प्लस रिनाउंसिएशन ऑफ देयर ओरिजिनल सिटीजनशिप, यानी कि ये किसी और दूसरे देश का व्यक्ति है। सपोज कि कोई यूरोपियन, सपोज कि कोई अमेरिकन भारत में आकर के काम करने के लिए स्टार्ट किया, यहाँ पर आकर के उसने बिजनेस किया, यहाँ पर आकर के जो है सो काम करना शुरू किया, और काम के सिलसिले में वो काफ़ी समय तक भारत में रहना शुरू कर देता है। सपोज कि इतने साल तक वो रह जाता है, अभी भी वो अमेरिकन सिटीजन ही है, लेकिन अगर उसको लगता है कि आगे का भी जीवन उसको भारत में ही रह करके गुजारना है, यहीं पर उसका जो है सो एम्प्लॉयमेंट है, सब कुछ यहीं पर चलने वाला है, तो वो नेचुरलाइजेशन के माध्यम से जो है इंडिया का सिटीजनशिप है सो एक्वायर कर सकता है। तो उसके लिए क्या होगा कि एक तो आप अपने देश का जहाँ के आप नागरिक हैं उसका आपको त्याग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान में ऐसा अलाउड ही नहीं है कि किसी दूसरे देश का व्यक्ति अगर वहाँ का नागरिक है तो वहाँ का नागरिक होते हुए भारत का नागरिक बन जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको पहले वहाँ पे त्याग करना होगा, आपको वहाँ पे अपना नागरिकता है सो छोड़ना होगा, उसके बाद ही आप भारत का नागरिक है सो बन सकते हैं। तो ऐसे कुछ मतलब कि क्वालिफिकेशंस यहाँ पे है ना एडिशनल रखे गए हैं। तो ये चौथा तरीका आपको याद रखना है भाई, नेचुरलाइजेशन। और पांचवा होता है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी कि सपोज कि भारत जो है है ना, देखो बहुत ज़्यादा स्लो पढ़ाएंगे तो क्लास मेरे पास बहुत ज़्यादा आवर्स है नहीं, है ना, तो जो बेसिक चीज़ें हैं यही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसी तरीके से चलना है। बहुत ज़्यादा स्लो करेंगे तो फिर पता चला कि 50 क्लास पॉलिटी में ही लग जाएगा, तो उतना हमारे पास में ना प्रिविलेज है, ना टाइम है हमारे पास में, ना आपके पास में उतना टाइम है। तो पांचवा तरीका है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है, यानी कि अगर भारत किसी दूसरे देश के साथ में अगर ऐसा कुछ अग्रीमेंट करे कि वहाँ का जो टेरिटरी है वो अपने साथ है ना एक्वायर करे, तो उस टेरिटरी पे रहने वाले जो लोग होंगे उनको भी भारत का नागरिकता है सो मिल जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है? आपको याद ये रखना है कि आपसे पीटी में पूछा जा सकता है व्हाट आर द वेज टू एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप, एक्वायर वेज टू अक्वायर इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है, वेज टू अक्वायर इंडियन सिटीजनशिप, यानी कि भारत का नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या सब तरीका होना चाहिए, क्या सब तरीका है। ये सिर्फ 5 तरीका है, आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में सवाल इसी से पूछा जाएगा। 5 वेज, 5 तरीके होते हैं। कहाँ पर मेंशन किया गया है? तो एज पर सिटीजनशिप एक्ट एज पर सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है। इस एक्ट के तहत 5 तरीका क्या है? तो पहला तरीका है बाय बर्थ, ठीक है, पहला तरीका है बाय बर्थ, बाय बर्थ। दूसरा तरीका है बाय डिसेंट, बाय डिसेंट, ठीक है। तीसरा तरीका है बाय रजिस्ट्रेशन, बाय रजिस्ट्रेशन। चौथा तरीका है बाय नेचुरलाइजेशन, बाय नेचुरलाइजेशन। और आखिरी जो तरीका है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है। तो यही आपको 5 तरीका है, सो याद रखना है, पीटी में यही पूछेगा, पूछ देगा कि बताओ इसमें से कौन सा ऐसा तरीका नहीं है, तो इसमें से 3 है सो मेंशन कर देगा, बाकी 1 है सो कुछ और भी उल्टा सीधा लिख देगा। तो आपको बस ये याद रखना है, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अगर रजिस्ट्रेशन की बात हो तो कम से कम 7 साल का रेसिडेंस होना चाहिए, 7 ईयर्स रेसिडेंस,
7 ईयर्स रेसिडेंस। ठीक है, अगर नेचुरलाइजेशन की बात हो तो कम से कम 12 ईयर्स रेसिडेंस, 12 ईयर्स रेसिडेंस का क्राइटेरिया होना चाहिए। बस इतना ही याद रखो, इसी से काम हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, यानी कि भारत का कोई भी नागरिक जो कि देखो जो बाई बर्थ है उसको डिप्राइव नहीं किया जाता है, लेकिन जो बाई रजिस्ट्रेशन है, जो बाई नेचुरलाइजेशन है, ऐसे लोगों का जो नागरिकता है उसको समाप्त भी किया जा सकता है। उसके 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका कौन है? बाई रिनंसिएशन। बाई रिनंसिएशन यानी कि सपोज कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि खुद ही स्वतः ही है ना भारत का नागरिकता का त्याग कर दे, यानी कि वॉलंटरली रिनाउंसेस द इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, तो वो वैसा कर सकता है, अपने स्वयं के इच्छा से भारत के नागरिकता का त्याग है सो कर सकता है। तो पहला तरीका हो गया बाई रिनंसिएशन। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है कि अगर हमारे देश में अगर सपोज कि उस समय युद्ध चल रहा हो, वॉर का सिचुएशन हो, तो वैसे केस में अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिकता छोड़ना चाहता है नहीं छोड़ पाएगा। ठीक, प्लस अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि है ना वॉलंटरली भारत का नागरिकता का त्याग कर देता है, तो उसके जो माइनर चिल्ड्रन होते हैं, यानी कि 18 साल से जो कम के उसके बच्चे होंगे, उनका भी ऑटोमेटिकली भारत का नागरिकता है सो चला जाएगा। लेकिन अगर उनके बच्चे कल को बड़े हो जाते हैं, 18 साल से ऊपर के हो जाते हैं, तो वो चाहे तो वापस से इंडिया का जो सिटीजनशिप है रजिस्ट्रेशन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको याद रखना है कि जब तक वो माइनर चाइल्ड होगा और उसके पेरेंट्स ने भारत का नागरिकता का त्याग कर दिया, तो वैसे माइनर चाइल्ड का भी नागरिकता स्वतः चला जाता है। ये सारे पॉइंट्स कहाँ पर मेंशन किए गए हैं? तो बाई रिनंसिएशन वाले पॉइंट में। ठीक है, तो पहला ये हो गया। दूसरा बाई टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का क्या मतलब होता है कि अगर कोई इंडियन सिटीजनशिप किसी दूसरे देश का जो नागरिकता है अगर वो प्राप्त कर लेता है, तो उसका जो भारत का जो नागरिकता है ये ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, तो पहला और दूसरे वाले में क्या अंतर है? पहला में ये है कि हमने अपने देश का नागरिकता का त्याग कर दिया, हमने किसी को ये नहीं बताया कि हम किस देश का नागरिकता है सो लेने जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम इस देश के नागरिक अब नहीं रहना चाहते हैं, हमने उसका त्याग कर दिया। लेकिन दूसरा केस में क्या है? आपने भारत का नागरिकता त्याग नहीं किया है, यू हैव नॉट रिनाउंसिएटेड योर इंडियन सिटीजनशिप, लेकिन आपने क्या किया कि आप जाकर के किसी दूसरे कंट्री का नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं। तो जैसे ही आप दूसरे देश का नागरिकता प्राप्त करेंगे, आपका जो भारत का जो नागरिकता है ये ऑटोमेटिकली है सो टर्मिनेट हो जाएगा। ऐसा प्रक्रिया है बाई टर्मिनेशन। और इसका आधार क्या है? तो इसका आधार है आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कहता है कि नो डुअल सिटीजनशिप इज अलाउड इन इंडिया। आर्टिकल 9 जो कि अभी जस्ट हम लोग पीछे पढ़े। तो ये हो गया दूसरा तरीका कि इफ एन इंडियन सिटीजन वॉलंटरली एक्वायर्स citizenship of another country, their Indian citizenship automatically terminates. No formal declaration is required. The moment a person gets foreign citizenship, their Indian citizenship ends. ठीक है, तो इसके वजह से क्या होगा? इंडिया इज नॉट अलाउइंग डुअल सिटीजनशिप। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका हो गया। और तीसरा होता है बाय डेप्रीवेशन। बाय डेप्रीवेशन, ठीक है यानी कि किसी व्यक्ति को उसके नागरिकता से उसको निरसन कर देना, उसको डिप्राइव कर देना, यानी कि उससे छीन लेना। यानी कि एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है जिसमें उस व्यक्ति ने भारत का नागरिकता का त्याग नहीं किया है, दूसरा उस व्यक्ति ने किसी दूसरे देश का नागरिकता प्राप्त नहीं किया है, लेकिन अगर ऐसा हुआ हो कि जिस समय वो भारत का नागरिकता ले रहा होगा रजिस्ट्रेशन के माध्यम से या सपोज कि आपकी नेचुरलाइजेशन के माध्यम से, उस समय है सो फर्जी डॉक्यूमेंट है सो दे दिया हो, यानी कि फ्रॉड करके अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिकता अगर प्राप्त कर लेता है, इफ समवन इज एबल टू गेट द इंडियन सिटीजनशिप बाय फ्रॉड एंड इफ इट इज गेटिंग इनटू द लाइमलाइट कि इस व्यक्ति ने जो है सो भारत का नागरिकता है सो किसी तरीके से फ्रॉड के तरीके से प्राप्त किया है, देन दैट पर्सन विल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज और हर सिटीजनशिप। तो ये कुछ ऐसे तरीके होते हैं, जैसे कि अगर फ्रॉड के तरीके से किसी ने भारत का नागरिकता एक्वायर किया हो, या फिर भारत के संविधान के खिलाफ आपने कुछ ऐसा बोलना शुरू कर दिया, इंडिया के सॉवरेनिटी के अगेंस्ट आपने कुछ बोलना शुरू कर दिया, या फिर कोई ऐसा जो हमारा दुश्मन देश है उसके साथ में आप जो है सो आपकी भागीदारी होने लगे, या फिर आपका कुछ क्रिमिनल कन्विक्शन हो जाए, ठीक है, प्लस आप जो है सो भारत से बाहर रहना शुरू कर दे और भारत को इन्फॉर्म ही नहीं करे, यानी कि इफ ए सिटीजन लिव्स आउटसाइड इंडिया फॉर 7 years विदाउट ऑफिशियली इन्फॉर्मिंग द इंडियन कंसुलेट, यानी कि आप है सो भारत के नागरिक हैं लेकिन आप भारत से बाहर जाकर के रहना शुरू कर देते हैं और इंडिया का जो भी एम्बेसी होता है जहाँ पर भारत के राजदूत ये सब रहते हैं,
अगर आप वहाँ पर जाकर के खुद को इन्फॉर्म नहीं करते हैं कि ठीक है हम इस देश में रह रहे हैं, हम इस पर्पस के लिए यहाँ पर आए हैं, इतने समय के बाद हम भारत वापस लौट जाएंगे, यानी कि आप किसी के साथ में कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं, तो वैसे केस में ये माना जाएगा कि आपने किसी और दूसरे देश का नागरिकता है सो प्राप्त कर लिया है और आपका इंडियन सिटीजनशिप को समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये 3 ऐसे तरीके हैं जिसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि जो भारत का जो नागरिकता है उसका लॉस हो सकता है। ठीक है, सो रिनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रिवेशन। ठीक है, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रिवेशन। ठीक है, तो ये 3 ऐसे तरीके हैं, थ्री वेज फॉर द लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सवाल पूछेगा तो यहीं से आएगा, इसके अलावा और भी कुछ डिटेल में आपको नहीं जानना है। हालांकि सिटीजनशिप चैप्टर थोड़ा सा और भी चीज़ें इसमें होती हैं, बट दैट इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर योर, है ना, AEDU एग्जामिनेशन। AEDU में अगर सिटीजनशिप से सवाल आएगा तो मेरा यकीन मानिए इसी पॉइंट से सवाल आएगा, या तो आपसे पार्ट पूछ सकता है, या फिर आर्टिकल के बारे में पूछ सकता है, या फिर जो सिटीजनशिप एक्ट के माध्यम से जो 5 तरीका है सिटीजनशिप को एक्वायर करने का, या फिर जो 3 तरीका है लॉस होने का, बस यही सवाल आपसे पूछेगा। बाकी इसके अलावा इसमें और आप दिमाग मत लगाइए। ठीक है, इससे ज़्यादा जरूरी है कि पॉलिटी का जो बाकी चैप्टर्स है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लीजिए, हो सकता है कि वहाँ से सवाल आपसे ज़्यादा पूछ दे। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, चलो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को ध्यान से पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे कई तरह के सवाल जो है सब पूछे जाते हैं। ठीक, फंडामेंटल राइट्स, इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ बेसिक बातें जो कि आपको हमेशा याद रखना ही रखना है कि भाई मतलब ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए अगर ऐसा कुछ बेसिक पॉइंट्स आपसे पूछे। सबसे पहला कि फंडामेंटल राइट्स है तो आपके संविधान में कहाँ पर मेंशन किया गया है, तो पार्ट 3 में मेंशन किया गया है। प्लस अगर इसके बारे में पूछे कि आर्टिकल्स कौन से होते हैं, तो आर्टिकल्स होते हैं आपके 12 से लेकर के 35 तक, यानी कि 12 से लेकर के जो 35 का जो प्रोविजन है यह आपके संविधान का फंडामेंटल राइट है, यानी कि मौलिक अधिकार है। ठीक, दूसरा आपसे एग्जाम में यह पूछा जाता है कि जो फंडामेंटल राइट्स का जो प्रोविजन हमारे संविधान में दिया गया है ये कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया है आपके USA यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये भी आपको याद रखना है, कई बार तो यही सीधा सीधा पूछ लेता है। तो टेकन फ्रॉम बिल ऑफ राइट्स USA कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, USA कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक। प्लस और कुछ बेसिक बातें रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स, इसका नेचर कैसा होता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, नेचर इसका क्या होता है। तो इसके कुछ नेचर ऐसे होते हैं जो कि आपको समझना है। दीज आर जस्टिसेबल इन नेचर। क्यों? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होगा तो आप सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या फिर हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, यानी कि आपको वहाँ पे न्याय मिलेगा। आपको मालूम है कि आर्टिकल 32 जो कि एक फंडामेंटल राइट है, जो कि कहता है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, यानी कि अगर हमारे देश में किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है तो वो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट है सो जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट है सो 5 प्रकार का रिट है सो इशू कर देता है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल इन नेचर। तो यहीं पर मैं आपको और कुछ पॉइंट बता देता हूँ कि जो प्रियम्बल होता है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होता है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज होते हैं, ये सभी नॉन जस्टिसेबल इन नेचर होता है, आपको याद रखना है। यानी कि प्रियम्बल
DPSP फंडामेंटल ड्यूटीज दे आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर जस्टिसेबल इन नेचर। क्या इसमें है सो अमेंडमेंट पॉसिबल है? अमेंडमेंट पॉसिबल है, यस बिल्कुल। अमेंडेबल इन नेचर, अमेंडेबल, अमेंडेबल इन नेचर, ठीक है, अमेंडेबल इन नेचर। इसका क्या मतलब होता है? अमेंडेबल इन नेचर का मतलब होता है कि कैन अमेंडमेंट कैन बी डन इनटू इट, अमेंडमेंट कैन बी डन इन इट, अमेंडमेंट कैन बी डन इट, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का वायोलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर का वायोलेशन नहीं होना चाहिए। नो वायोलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, नो वायोलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। आपने कभी न कभी पढ़ा होगा इसके बारे में, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो जस्टिसेबल हो गया, अमेंडेबल हो गया, प्लस फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है, दे आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर। इसका क्या मतलब होता है भाई? इसका मतलब होता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं इस पे इसको कर्टल किया जा सकता है, इसके ऊपर में रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, इसके ऊपर ऐसे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होता है, इसको आप देखिए जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं वो लगाए जाते हैं, ठीक है। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कैन बी प्लेस्ड ऑन इट, रीजनेबल restrictions can be placed on it, can be placed on it। तो ये नेचर को लेकर के आपको ये तीन चीजें हैं सो याद रखना है। जस्टिसेबल इन नेचर, वाई? बिकॉज आर्टिकल 32 है जो कि सुप्रीम कोर्ट का है सो रिट जुरिस्डिक्शन है, प्लस आर्टिकल 226 जो है हाई कोर्ट का है सो रिट जुरिस्डिक्शन है, उसके तहत फंडामेंटल राइट्स है सो न्यायोचित हो जाता है, जस्टिसेबल हो जाता है। प्लस अमेंडेबल इन नेचर, यानी कि इसमें है सो अमेंडमेंट है सो पॉसिबल है, अमेंडमेंट है सो किया जा सकता है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उसको वॉलेट नहीं करना है, यानी कि इट कैन नॉट वॉलेट योर बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, ठीक है, ये हो गया। प्लस इसके नंबर्स कितने हैं, फंडामेंटल राइट्स के टोटल नंबर्स कितने हैं? तो देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स, 6 फंडामेंटल राइट्स, 6 फंडामेंटल राइट्स, यानी कि 6 टोटल फंडामेंटल राइट्स है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्लस एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि पीटी में कई बार आपसे पूछता है कि शुरुआत में हमारे संविधान में है सो 7 फंडामेंटल राइट था, 7 फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन अभी तो हमारे संविधान में सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट है, सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट है। तो जो 7वां एक राइट हुआ करता था फंडामेंटल राइट, वो क्या हुआ, किधर गया वो? तो वो राइट टू प्रॉपर्टी का फंडामेंटल राइट हुआ करता था, ठीक है, आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ, तो राइट टू प्रॉपर्टी। तो कहने का मतलब है कि एक फंडामेंटल राइट जो कि 7th फंडामेंटल राइट जिसको आप कह सकते हैं 7th फंडामेंटल राइट जो कि हुआ करता था, है ना, पास्ट इसलिए पास्ट लिख दे रहे, पास्ट, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार जिसको कहते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी। और इसके तहत कौन से आर्टिकल्स आते थे? तो इसके तहत आर्टिकल आता था आर्टिकल 31, ठीक है, और एक फ्रीडम यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी में भी एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज एफ, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये 19(1)(f और आर्टिकल 31, इन दोनों को क्या किया गया, इन दोनों को जो आपका फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी है इनको, है ना, रिपील कर दिया गया, रिपील्ड, रिपील्ड, रिपील्ड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है, यानी कि इसको है तो निरस्त कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, हटा दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी इज नो मोर ए फंडामेंटल राइट। तो आज के समय राइट टू प्रॉपर्टी क्या हुआ, तो यहां से हटा करके हमने क्या किया, आपके संविधान में एक नया आर्टिकल हमने जोड़ दिया, आर्टिकल 300A, और यहां पर लिख दिया कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय लॉ, यानी कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो अब फंडामेंटल राइट नहीं है, वह एक संवैधानिक अधिकार है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और एक लीगल राइट है, ठीक है। So the present status of your right to property is that it is a constitutional right plus also a legal right,
लीगल राइट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर से कई बार है ना सवाल आपसे पूछा गया है। ये 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 आपको याद रखना है। राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, इसको रिपील कर दिया गया, रिपील्ड, रिपील्ड। ठीक है, समझ में आ गया? प्लस आगे बढ़ते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं इनका जो एप्लीकेशन है उसमें कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है, आपको 5 आर्टिकल याद रखना है। 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ आपके भारत के नागरिकों के लिए होता है, ओनली फॉर द इंडियन सिटीजन्स, ओनली फॉर द इंडियन सिटीजन्स, ओनली फॉर द इंडियन सिटीजन्स। ठीक, प्लस इसके अलावा जो भी आर्टिकल्स हो जाएंगे, जो भी आर्टिकल हैं फंडामेंटल राइट्स के, आर्टिकल्स अदर आर्टिकल्स ऑफ पार्ट 3 जो भी हो गया, जैसे कि आर्टिकल 14 हो गया, ठीक है, 15, 16 को छोड़ दो, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 को छोड़ दो, 20 हो गया, 21 हो गया, 21A हो गया, है ना, 22 हो गया, ऐसे करके जो भी आर्टिकल्स हैं, है ना, यानी कि इनके अलावा जो भी आर्टिकल्स हैं इट इज़ अवेलेबल टू सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स। ठीक है, अवेलेबल टू सिटीजन्स, सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स, एज वेल एज नॉन सिटीजन्स। ठीक है, तो कई बार यहाँ से भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताओ कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं, कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो कि सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए हैं। तो 15, 16, 19, 29 और 30। बाकी इसके अलावा जो भी आर्टिकल्स हमने यहाँ पे लिखा है, जो भी चीज़ इसके अलावा जो भी आर्टिकल है इट इज़ अवेलेबल टू सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सपोज कि हमारे देश में कोई ऐसा व्यक्ति जो कि विदेशी मूल का रहता हो, है ना, फॉरेनर हमारे देश में आकर के रह रहा हो, तो उसको भी आर्टिकल 21 के तहत उसका राइट टू लाइफ का संरक्षण उसको मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कि कोई सपोज कि कोई अमेरिकन हमारे देश में आ गया और उसको जैसे ही देश में आएगा तो उसको उठा करके जेल में भर देंगे और कहेंगे और ये कहेंगे कि ये चूंकि विदेशी है इसलिए इसको जेल में रख दिए। ऐसा आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका जो संविधान है वो उस व्यक्ति को भी उसका आर्टिकल 21 को सिक्योर करने का जो है सो राइट उसको मिलता है। तो कहने का मतलब है कि ये थोड़ा सा फर्क हो जाता है बाकी इन सारे आर्टिकल्स में और इन सारे आर्टिकल्स के बीच में। ठीक है, यहाँ तक अगर क्लियर है एक बार कमेंट कर दीजिए कि यस सर क्लियर। अब हम लोग चलेंगे आगे, डिस्कस करेंगे सारे आर्टिकल्स को, वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सारे आर्टिकल्स को वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल है 12, आर्टिकल 12, आर्टिकल 12। ठीक है, आर्टिकल 12 क्या कहता है? आर्टिकल 12 कहता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट आर्टिकल 12। देखो यहाँ पे एक और पॉइंट आप लिख लो, हालांकि फीचर वाले पॉइंट में चाहो तो, या फिर इधर ही लिख देते हैं कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स लिमिट्स द authority ऑफ द स्टेट, ऑफ द स्टेट। ठीक है, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स है ये आपके स्टेट की अथॉरिटी को लिमिट करता है, उसको सीमित करता है, उसको सीमित करता है। ठीक है, सीमित करता है, जो कि आगे भी क्लियर हो जाएगा अभी। तो आर्टिकल 12 कहता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात करता है। स्टेट यानी कि आप समझिए कि हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है, सो क्यों दिया गया है? इसके पीछे का कुछ तो रीज़न होगा। हमारे देश में, हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स का जो है टॉपिक इस तरीके से क्यों दिया गया है, उसके पीछे का रीज़न ये है कि जब आप इंडिया का हिस्ट्री पढ़ोगे, है ना, जब आप इंडिया का हिस्ट्री पढ़ोगे तब आप पाओगे कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, सपोज कि दिस इज द ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया है। तो ब्रिटिश इंडिया के समय हमारे देश के जो भी लोग यहाँ पे रहते थे उनके साथ में बहुत तरह का है सो एक्सप्लॉयटेशन होता था। एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन बाय द स्टेट, एक्सप्लॉयटेशन बाय द गवर्नमेंट, एक्सप्लॉयटेशन बाय द स्टेट, बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, बाय द गवर्नमेंट। आप देखिए कि ऐसे कई तरह के लॉज बनाए जाते थे जो कि आपके सिटीजन्स के राइट्स को वॉयलेट कर देता था। जैसे कि आपको याद आता होगा एक बहुत ही फेमस एक्ट है जिसका नाम है रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट।
और इसी के प्रोटेस्ट में जो है सो जालियांवाला बाग है सो इंसिडेंट हो जाता है, आपको याद आता होगा, रॉलेट एक्ट। प्लस इसी तरीके से है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो कि ब्रिटिश के द्वारा है सो कानून बनाया गया था, ठीक है। प्लस इसी के तहत आप देखिएगा सेडिशन एक्ट है, सेडिशन लॉज हैं, सेडिशन लॉज। तो कहने का मतलब है, प्लस आपको याद आता होगा कि जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था एक, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपको याद आता होगा, है ना, लिटन के द्वारा है सो लाया गया था। तो कहने का मतलब है कि इस समय इस देश में जो भी लोग रहते थे उनके अधिकार का कभी भी हनन है सो किया जा सकता था, किसके द्वारा, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। इसीलिए जब हमारा देश आज़ाद होगा, व्हेन वी विल बी ए फ्री कंट्री, जब हमारा देश आज़ाद होगा तो आपके संविधान में ये लिख दिया जाएगा, इस देश के जितने भी नागरिक हैं संविधान में लिख दिया जाएगा कि उन्हें कुछ है सो मौलिक अधिकार उनको प्राप्त हैं, और इन फंडामेंटल राइट्स को जो भारत का जो सरकार होगा, जो स्टेट होगा वो इसको कर्टेल नहीं कर सकता है। इसीलिए चूंकि हमारा ऐसा हिस्ट्री रहा है कि भाई हमारे देश के लोगों को कोई अधिकार प्राप्त था ही नहीं, कि अगर आपने ब्रिटिश के अगेंस्ट कुछ भी आवाज़ उठा दिया तो आपको सीधा उठा करके जेल में भेज दिया जाता था, कई केस में तो आपको है सो काला पानी का सजा हो जाता था, है ना। तो कहने का मतलब है कि आज़ाद भारत में ये सब हिसाब किताब नहीं चलने वाला है। स्टेट को है सो एक रेस्पॉन्सिबल स्टेट बनना होगा। स्टेट कैन नॉट बी इररेस्पॉन्सिबल स्टेट, स्टेट कैन नॉट आउटराइटली क्लेम योर फंडामेंटल राइट्स, यानी कि आपके फंडामेंटल राइट्स को किसी भी तरीके से स्टेट जो है सो कर्टेल नहीं कर सकता है। इसीलिए पहले स्टेट को है सो डिफाइन करना जरूरी है। तो इसीलिए आर्टिकल 12 जो कि आपका फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है, जो कि कहता है कि फंडामेंटल राइट्स को तो पहले बाद में देखेंगे, उसके पहले स्टेट को डिफाइन करो कि स्टेट है तो किसको कहेंगे, यानी कि स्टेट का डेफिनेशन काफ़ी वाइड है, ठीक है। तो आर्टिकल 12 इज अबाउट डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट इंक्लूड्स, स्टेट इंक्लूड्स, स्टेट में क्या सब आएगा, तो सबसे पहला यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है वो इसमें आएगा, यूनियन एग्जीक्यूटिव इसमें आ जाएगा। दूसरा यूनियन लेजिस्लेचर, यूनियन लेजिस्लेचर, तो यूनियन लेजिस्लेचर बेसिकली क्या है, तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, भारत का संसद है, पार्लियामेंट है। प्लस स्टेट गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है, यानी कि स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट यानी कि जो राज्य सरकारें हैं वो, प्लस राज्य की विधायिका, स्टेट लेजिस्लेचर्स, स्टेट लेजिस्लेचर्स यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, विधानसभा, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सब उसमें आ जाएगा, काउंसिल, विधान परिषद। प्लस लोकल गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट्स यानी कि पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, सब इसमें आ जाएगा, पंचायत प्लस म्यूनिसिपैलिटीज, ये सब स्टेट के डेफिनेशन में आ जाएगा। प्लस अदर बॉडीज, अदर बॉडीज ऑल्सो, सपोज कि कोई ऐसा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारत सरकार के साथ में मिल करके काम करता हो। आपने देखा होगा कि आपके देश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट होता है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है उसमें प्राइवेट सेक्टर को है सो सरकार के साथ में मिल करके काम करना होता है। तो अगर ऐसा कोई भी तंत्र जहाँ पे सरकारी व्यवस्था के साथ में मिल करके कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अगर काम कर रहा होगा, उसे भी स्टेट के डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो स्टेट का जो डेफिनेशन है काफ़ी वाइड है, काफ़ी वाइड डेफिनेशन है, इट इज़ काफ़ी वाइड, काफ़ी है ना, वाइड है। और अगर इनमें से कोई भी ऐसा, अगर आपके नागरिक है ना आपके फंडामेंटल राइट्स का अगर वायोलेशन करेगा इस देश के नागरिक का, इस देश के सिटीजन का, तो उसके अगेंस्ट आप एक्शन ले सकते हैं, उसके अगेंस्ट जो है सो सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं, उसके अगेंस्ट आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। यानी कि आपके पास अधिकार है आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट जाने के लिए। और आपके फंडामेंटल राइट्स को अगर किसी भी तरीके से वायोलेशन हो रहा होगा तो उसको जो है सो रीस्टोर किया जाएगा। कैसे, तो रिट्स इशू करके, 5 प्रकार का है सो रिट्स होता है जो कि आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो क्या ये आर्टिकल 12 क्लियर हुआ कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या होता है, और हम लोग हैं सो किस पर्पस से आर्टिकल 12 को हमने है सो इम्प्लीमेंट किया है, ताकि आप पहले स्टेट को तो डिफाइन करेंगे ना, तभी तो जाकर के आप देखेंगे कि वो जो स्टेट है क्या भारत के नागरिक का फंडामेंटल राइट्स को वायलेट तो नहीं कर रहा है, इसीलिए स्टेट को हमने डिफाइन कर दिया। अब है आर्टिकल 13, ठीक। आर्टिकल 13, ठीक, आर्टिकल 13 ये क्या कहता है, ये कहता है लॉज इनकंसिस्टेंट, लॉज इनकंसिस्टेंट with the fundamental rights, with the fundamental rights, with the
फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड, शैल बी वॉइड। यानी कि कोई भी ऐसा कानून आपके देश में जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन करता हो, उसके विरुद्ध हो, उसके खिलाफ हो, तो वैसे जो लॉज होते हैं वो वॉइड डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली टेक्स्ट हो गया आपके आर्टिकल 13 का। जस्ट ए मिनट, एक मिनट। ठीक है, तो आर्टिकल 13 है, लॉज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड। अगर आप आर्टिकल 13 की बात करो तो इसमें है सो टोटल 4 क्लॉज है। ठीक है, पहला क्लॉज, दूसरा क्लॉज, तीसरा क्लॉज और चौथा क्लॉज। ठीक है, पहला क्लॉज क्या कहता है? प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। दूसरा पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। ठीक है, प्लस डेफिनेशन ऑफ लॉ, डेफिनेशन ऑफ लॉ। ठीक है, नेक्स्ट अमेंडमेंट, अमेंडमेंट एज पर 368, एज पर 368 not to be treated as law, not to be treated as law, as law। ठीक है, इन चारों का मैंने जिस्ट आपको बताया है। अब इसको समझा देते हैं कि क्या है। ये समझो कि सपोज कि हमारे देश में कोई ऐसा कानून जो है जो कि 26 जनवरी 1950 से पहले है सो बनाया गया होगा। ये डेट आप याद रखिए। ये डेट को क्या कहते हैं? अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछे कि कौन सा दिन को हम लोग कहते हैं कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत के संविधान का शुरुआत का दिन कौन सा है? कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये डेट हो जाएगा 26 जनवरी 1950, जिसको रिपब्लिक डे भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो इसके पहले का कोई लॉ, इसके पहले का कोई लॉ अगर भारत में होगा जो कि अभी भी अप्लाई हो रहा है, अगर ये इसका कोई भी पार्ट अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा होगा, तो इस कानून का वो वाला पार्ट जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा होगा वो वाइड हो जाएगा, वो वाइड हो जाएगा। ठीक, ऐसा कहना है आपके आर्टिकल 13 के पहले क्लॉज का। कि भारत में अगर कोई ऐसा कानून लागू है जो कि संविधान के बनने से पहले अगर वो कानून बनाया गया होगा, जैसे कि ब्रिटिश के द्वारा बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए थे जो कि आज भी हमारे देश में है सो लागू हैं, अगर वैसे कानून में से कोई भी उसका पार्ट, कोई भी उसका हिस्सा अगर इस देश के है ना जो सिटीजन्स है अगर उनका फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन करेगा, तो उस कानून का वो वाला हिस्सा है सो निरस्त घोषित हो जाएगा, वो वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, यानी कि इसके बाद यानी कि आज़ाद भारत में कोई भी ऐसा कानून बनाया जा रहा है, कोई भी ऐसा कानून बनाया जा रहा है जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स को है ना वॉइड करेगा, आपके फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट करेगा, तो ये कानून अपने आप में वॉइड हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2। अब इस कानून के अंदर में डिफाइन करने की बात करता है कि कानून हम लोग किसको कहेंगे, तो डेफिनेशन ऑफ लॉ में क्या सब आ जाएगा? तो एक तो कि लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर्स, लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर्स, लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर्स। ठीक है, इसके अलावा देखिए इस कानून के डेफिनेशन में यानी कि आर्टिकल 13 में जो कानून का जो डेफिनेशन है
उसमें कई सारी चीज़ें आती हैं। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि जो भारत का संसद यानी कि जो पार्लियामेंट कानून बनाया है सिर्फ वो, या फिर स्टेट जो लेजिस्लेचर है वो कानून बनाया है सिर्फ वो नहीं, वो तो है ही, उसको तो कानून बोला ही जा रहा है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसको आर्टिकल 13 के तहत लॉ है सो माना जाएगा, जैसे कि अध्यादेश जिसको ऑर्डिनेंस कहते हैं, ऑर्डिनेंस प्लस बाई लॉज, बाई लॉज, ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस, रूल्स रेगुलेशंस, कस्टम्स, कस्टम्स एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी कि भारत में कोई भी ऐसा अध्यादेश अगर जारी किया जा रहा है, या फिर कोई भी ऐसा बाई लॉज बनाया जा रहा है, कोई भी ऐसा नियम बनाया जा रहा है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा कस्टम, आपको मालूम है कि हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में बहुत तरह के कस्टम्स हैं जो प्रिविलेंट होते हैं, जैसे कि छुआछूत, कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल सही है ना। तो कहने का मतलब है कि आज़ाद भारत में ऐसे जो कस्टम्स हैं ये लागू नहीं होगा। अगर वो किसी फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट करेगा तो आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो हमारे सोसाइटी का जो है सो एक कस्टम रहा है, ये तो हजारों साल से चलता आ रहा है। नहीं भाई, वो सब हिसाब किताब नहीं। अगर कस्टम, अगर ट्रेडिशन, अगर कोई ऑर्डिनेंस, अगर कोई बाई लॉ, अगर कोई रूल, अगर कोई रेगुलेशन आपके फंडामेंटल राइट्स को अगर वॉलेट करेगा तो वो भी वॉइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 13 के तहत जो लॉ है, जो कानून है, जो विधि है, उसके डेफिनेशन में ये सब चीज़ें भी आ रही हैं। लेकिन ये आपको याद रखना है, क्लॉज 4 यानी कि आर्टिकल 13 का जो चौथा क्लॉज है, इसको ऐड किया गया था, एडेड बाई 24th काउंसिल अमेंडमेंट एक्ट 1971, 1971 में ऐड किया गया था, ठीक है, जिसमें यह कहा जाता है कि आपके संविधान के पार्ट 3 में यानी कि फंडामेंटल राइट्स वाले पार्ट में जो भी अमेंडमेंट किया जा रहा है या फिर कहीं पर भी अमेंडमेंट किया जा रहा है, आपको मालूम है कि अमेंडमेंट का जो प्रक्रिया है वो एक स्पेशल प्रोसीजर होता है। आपने कभी न कभी पढ़ा होगा पॉलिटी में कि आर्टिकल 368 में क्या है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत के संविधान में कुछ भी संशोधन करना है, कुछ भी अमेंडमेंट करना है, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ए लॉ अंडर द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 13। ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। आपसे एग्जाम में कई बार ऐसा पूछा जा सकता है कि बताओ कि इसमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि आर्टिकल 13 के तहत डेफिनेशन, लॉ के डेफिनेशन में नहीं आता है। तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ट्रीटेड एज अ लॉ अंडर आर्टिकल 13 एंड दिस प्रोविजन, दिस क्लॉज वाज एडेड बाय 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 बाय द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। ये भी आप लिख लो, बाय द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। समझा क्या? तो दिस इज ऑल अबाउट योर 12 और 13। तो क्या 12 और 13 आपको समझ में आया? एग्जाम में आपसे सवाल इसी के आधार पर जो पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। काफ़ी आसान आर्टिकल है, मैंने और उसको सिंप्लीफाई करके आपको समझा दिया है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स के ऊपर में, जो कि आपका अब जो मेन टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स का, जो मेन आर्टिकल्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या आपको समझ में आ गया सारी चीज़ें यहाँ पे? चलो, तो नाउ वी विल मूव टू जो फर्स्ट फंडामेंटल राइट है ना। हमने आपको क्या बताया कि हमारे संविधान में हमें टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हुए हैं, टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हुए हैं। तो जो पहला फंडामेंटल राइट है दैट इज बेसिकली राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी आपको याद रखना है, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी आपको याद रखना है। तो पहला जो फंडामेंटल राइट है दैट इज बेसिकली राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार, कई बार इसको समानता का अधिकार भी कहा जाता है, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी। तो जो राइट टू इक्वालिटी है इसमें कितने आर्टिकल्स हैं, पहले ये आपको याद होना चाहिए। तो राइट टू इक्वालिटी में आप देखोगे तो जो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक होता है, यानी कि 14, 15, 16, 17, 18, ये सभी राइट टू इक्वालिटी के अंदर में ही आ जाता है। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर्टिकल 14, आर्टिकल 14, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा आर्टिकल 15 हो गया, आर्टिकल 15, ठीक। तीसरा आर्टिकल 16, आर्टिकल 16। नेक्स्ट आर्टिकल 17, आर्टिकल 17, और आखिरी में आर्टिकल 18, आर्टिकल 18, आर्टिकल 18, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ से सवाल आपसे एग्जाम में किस तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो सिंपल यही पूछ देगा कि बताओ भाई इसका जो जनरल फीचर है उसके ऊपर में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो जनरल फीचर समझ लो
कि इसको किस नाम से जानते हैं, ये जो पांचों आर्टिकल है इसको किस नाम से जानते हैं। तो आर्टिकल 14 को कहते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये हो गया आपका आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है कि राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन on the grounds of, on the grounds of religion, religion, race, caste, sex and place of birth, place of birth। ठीक है, ये हो गया आपका आर्टिकल 15। ठीक है, आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज in the matters of, in the matters of public employment। ठीक, आर्टिकल 17 पे थोड़ा सा स्पेशल ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में कई बार यही पूछता है, मोस्टली यही पूछता है। आर्टिकल 17 है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 है। और आर्टिकल 18 है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स यानी कि उपाधि का अंत, उपाधि का अंत। अब ये देखो पांचों का सार देखो क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति हमारे देश में कानून के समक्ष जो है सो उसको एक समान है सो ट्रीट किया जाएगा। सपोज कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि काफ़ी अमीर है, दूसरा ऐसा व्यक्ति है जो कि काफ़ी गरीब है। अगर सपोज दोनों ने मिलकर के, दोनों ने कोई एक क्राइम कमिट किया हो, सपोज कि इसने भी मर्डर किया हो, इसने भी मर्डर किया हो, तो दोनों को सजा है सो एक समान मिलने वाला है। या फिर सपोज कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और कोई है सो एक साधारण आदमी है और दोनों ने कुछ सिमिलर नेचर का क्राइम कमिट किया है, दोनों को एक समान है सो पनिशमेंट मिलेगा। दिस इज बेसिकली द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ। यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ सेज दैट कि नो वन विल बी गिवन प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट बिफोर द लॉ, यानी कि किसी को भी कानून के समक्ष है तो प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। ये कहता है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ। यहीं पे दूसरा प्रिंसिपल है जो कि है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का क्या मतलब होता है कि सपोज कि हमारे देश में अगर आप देखोगे, सोसाइटी को देखोगे, तो एक ऐसा तबका है जो कि काफ़ी अमीर है, जिसके पास में काफ़ी रिसोर्सेस है, जिसका जो इनकम लेवल है काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा ऐसा तबका है जो कि काफ़ी गरीब है, जो कि काफ़ी वनरेबल है, जो कि काफ़ी पुअर है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का मतलब होता है कि इनको जो स्टेट है, क्योंकि ये दोनों आपस में समान नहीं है, ये आपस में है सो अनइक्वल है, एक है सो काफ़ी रिसोर्सफुल है, एक है सो काफ़ी गरीब है, तो स्टेट इनके लिए स्पेशल मेजर्स लेकर के आएगा। सपोज कि इनके लिए वेलफेयर स्कीम्स लेकर के आ जाए, सपोज कि हाउसिंग का स्कीम लेकर के आ जाए, सपोज कि कुछ पेंशन का स्कीम लेकर के आ जाए, तो वहाँ पर ये व्यक्ति नहीं कहेगा कि स्टेट हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है। अरे भाई, आपके पास में पहले से बहुत कुछ है, इस व्यक्ति को ऊपर लेकर के आना है। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, यानी कि जो कानून है वो वैसे व्यक्ति का संरक्षण करेगा जो कि डिप्राइव्ड है, जो कि मार्जिनलाइज्ड है, जो कि पुअर है। तो जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, ये एक निगेटिव कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है यह एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, यह एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ इट इज ए ब्रिटिश कॉन्सेप्ट, यह एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यह निगेटिव इन नेचर है, निगेटिव इन नेचर। वाई? बिकॉज एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, निगेटिव इन नेचर, इट इज निगेटिव इन नेचर। वाई निगेटिव? इसलिए क्योंकि इट इज अबाउट एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। लेकिन
इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है सो अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, अमेरिकन अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इट इज पॉजिटिव इन नेचर, पॉजिटिव इन नेचर, समझ में आ गया, ठीक है। सो दिस इज द होल आइडिया ऑफ आर्टिकल 14। तो पीटी के लिए इतना ही याद रखिए, इससे ज़्यादा, हालांकि मेंस में पढ़ते हैं, मेंस का तो खैर अलग ही काफ़ी विस्तार हो जाता है, उतना आपको नहीं जानना है, उतना आपको नहीं जानना है, क्योंकि ये वनडे का एग्ज़ाम है और इसमें आपसे बेसिक चीज़ें ही आपसे, है ना, पूछी जाएंगी। ऐसा बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा करके नहीं पढ़ना है, नहीं तो फिर पॉलिटी को पढ़ने के लिए कम से कम 30 से 40 क्लास आपको चाहिए। उतना समय ना हमारे पास है ना आपके पास है ना। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एग्जाम में जो आपसे पूछी जा सकती हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक। तो यू कैन सी, तो कम से कम इसका जो पांचों जो आर्टिकल्स हैं, इसके जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, इसको तो आपको याद रखना ही रखना है। खास करके आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 के अंदर में क्या सब आता है? आर्टिकल 15 में कई सारे चीज़ें हैं। अगर आप देखोगे आर्टिकल 15 जो है, इसमें टोटल 6 क्लॉज है। अगर आप इसमें जाओगे, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 5, क्लॉज 6, ऐसे है। सो 6 क्लॉजेज है इसमें, ठीक है। अलग अलग क्लॉज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इन सब क्लॉज में क्या सब लिखा गया है? जैसे कि क्लॉज 1 है, क्लॉज 2 है, क्लॉज 3 है। तो सबसे पहला कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट इट्स सिटीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि 5 ऐसे ग्राउंड्स मेंशन किए गए हैं, आपको याद रखना है। 5 ग्राउंड्स हैं। कौन से 5 ग्राउंड्स हैं? तो यहाँ पे देखिए, रिलीजन है, रेस है, कास्ट है, सेक्स है, प्लेस ऑफ बर्थ है। यानी कि आप 5 ग्राउंड्स पे, इन 5 ग्राउंड्स के अलावा अगर कोई ग्राउंड होगा उसके ऊपर में स्टेट चाहे तो 2 नागरिकों के बीच में भेदभाव कर सकता है, लेकिन इन 5 आधार पे किसी 2 नागरिक के बीच में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ऐसा कहाँ पर लिखा गया है? आर्टिकल 15 में लिखा गया है, ठीक। प्लस इसका जो क्लॉज 2 है उसमें क्या सब लिखा गया है? तो बाकी आप पढ़ोगे, उसमें यह है कि अगर कोई ऐसा पब्लिक रोड है, कोई ऐसा पब्लिक वेल है, यानी कि जो भी पब्लिक पर्पसेस के लिए जो भी चीज़ें बनाई गई हैं उसमें किसी भी व्यक्ति को, है ना, नहीं रोका जाएगा। आप अक्सर सुनते होगे ऐसा, हमारे, है ना, पहले ऐसा होता था कि किसी एक कास्ट के लोगों को जो है लोग कुआं में पानी भरने नहीं देते थे या फिर रोड पे चलने नहीं देते थे। ऐसा, है ना, प्रैक्टिसेस आपको देखने को मिलता है इंडिया में। तो उन्हीं सारे प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए आपके संविधान में आर्टिकल 15 में ये सब चीज़ों को लिख दिया गया है। आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 क्या कहता है? क्लॉज 3 कहता है कि स्टेट जो है सो वीमेन और चिल्ड्रन के लिए, यानी कि महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन है सो बना सकता है। ऐसा कहाँ पर लिखा गया है? तो आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 में लिखा गया है। समझ में आ गया? सॉरी, क्लॉज 3 में लिखा गया है। यानी कि आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 इज अबाउट द स्पेशल, है ना, असिस्टेंस टू द वीमेन एंड द चिल्ड्रन। ये आपके 15 क्लॉज 3 में है। 15 क्लॉज 4 में क्या लिखा गया है? 15 क्लॉज 4 में ये लिखा गया है कि जो स्टेट है वो आपके इस देश में शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, प्लस जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए अफर्मेटिव एक्शंस लेकर के आएगा। यानी कि ये एक ऐसा क्लॉज है जहां से आप कह सकते हैं कि जो रिजर्वेशन का जो प्रोविजन है बेसिकली वो यहीं से डिराइव होता है, आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 से। और ये कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया आपके संविधान के फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के माध्यम से। और ये कौन से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद में जोड़ा गया है? तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है जिसका नाम है चंपकम दोराई राजन केस। चंपकम दोराई राजन केस के बाद में एक ऐसा केस होता है सुप्रीम कोर्ट का, चंपकम दोराई राजन केस, जो कि एक तमिलनाडु की एक स्टूडेंट होती है मद्रास की, और उनको वहाँ के किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, खास करके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि वहाँ के मेडिकल कॉलेज में रिजर्वेशन को है सो इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, लेकिन इनका है सो जिस व्यक्ति को रिजर्वेशन के माध्यम से एडमिशन मिल रहा था उनसे इनको ज़्यादा नंबर था, बट फिर भी इनको एडमिशन नहीं दिया गया। तो ये है सो सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाके कहती हैं कि जो स्टेट है, यानी कि जो मद्रास गवर्नमेंट है, ये आपके कास्ट के बेसिस पे है सो एडमिशन दे रहा है और कास्ट के बेसिस पे है सो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है कि आपके संविधान में आर्टिकल 15 ऐसा कहता है कि स्टेट किसी भी व्यक्ति के बीच में कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। तो जब ऐसा होगा तो आपके देश में जो बैकवर्ड कास्ट हैं उनको फिर आप रिजर्वेशन कैसे दोगे? तो ये समस्या का सुनवाई किया गया और पार्लियामेंट ने क्या किया कि आपके संविधान में संशोधन कर दिया और पहला अमेंडमेंट जोड़ दिया गया।
यानी कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के माध्यम से आपके आर्टिकल 15 में क्लॉज 4 को जोड़ दिया गया, जिसमें ये कहा गया कि जो भी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके लिए स्टेट जो है सो अफर्मेटिव एक्शंस लेकर के आएगा, यानी कि रिजर्वेशंस की पॉलिसीज वहाँ से डिराइव की गई। ये जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 है, ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपके संविधान के और भी चीज़ों में है सो अमेंडमेंट कर देता है। जैसे कि आर्टिकल 15 में क्लॉज 4 इसने जोड़ दिया, आर्टिकल 31A जोड़ दिया, आर्टिकल 31B जोड़ दिया, 9th शेड्यूल जिसमें आप अक्सर पढ़ते हो कि जो लैंड रिलेटेड जो रिफॉर्म्स हैं, उसके जो लॉज हैं, उसको वहाँ पे प्लेस किया जाता है। ये भी आपके फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से ही जोड़ा गया है। तो ये आपको याद रखना है, ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं। और सबसे हाल ही में जो जोड़ा गया है क्लॉज 6 है। क्लॉज 6 बेसिकली क्या है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये है बेसिकली 103rd अमेंडमेंट एक्ट, 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसके माध्यम से EWS के लिए 10% का जो रिजर्वेशन है, ये यहाँ पे दिया गया है आपके आर्टिकल 15 के क्लॉज 6 में। ठीक है, क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट योर आर्टिकल 15। एक बार इसका नोट्स भी देख लीजिए, PDF भी देख लीजिए, हालांकि यहाँ पे है, सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। ठीक है, आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो सबसे पहला हमने आपको बता दिया, पहला क्लॉज है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक एसेस, यानी कि कोई भी सिटीजन है जिसको किसी भी तरीके से पब्लिक शॉप्स हैं, पब्लिक रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, प्लेसेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट है ना, कुआं है, टैंक्स है, बाथिंग घाट्स है, रोड्स हैं, सड़क हैं, वहाँ पर उनको यूज़ करने से नहीं रोका जाएगा। तीसरा, स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन, अभी जस्ट हमने आपको बताया, यानी कि आर्टिकल 15 का क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 ये कहता है। क्लॉज 4, स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, तो अभी जस्ट हमने आपको बताया, द स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। दिस क्लॉज वॉज एडेड बाई फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन चंपकम दोराई राजन केस, ये हमने आपको बता दिया। प्लस रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इसको बाद में है सो जोड़ा गया है बाय द 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005। तो ये आपसे एक एग्जाम में ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ कि आर्टिकल 15 में जो क्लॉज 5 है या फिर जो क्लॉज 4 है, ये कब जोड़ा गया, कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया। तो ये थोड़ा सा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जो 15 का क्लॉज पहला, दूसरा और तीसरा ये पहले से था, यानी कि आपके संविधान में क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 पहले से था, लेकिन जो 4 है, जो 5 है और जो 6 है, इसको बार बार अमेंडमेंट करके है सो जोड़ा गया है। तो 15 का क्लॉज 4 कब जोड़ा गया? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया। 15 का क्लॉज 5 है सो कब जोड़ा गया? तो 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 से जोड़ा गया। और इसमें क्या किया गया है? इसमें यह दिया गया है, the state can make special provisions for the advancement of scheduled castes, scheduled tribes and socially and educationally backward classes concerning admission to educational institutions including private institutions। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जो बात, जिसमें आप देखते हैं कि जैसे IITs है, IIMs हैं, ऐसे जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उसमें जो रिजर्वेशन जो एडमिशन में दिया जाता है, उसका आधार यही है, आर्टिकल 15 का क्लॉज 5 है। और इसको कब जोड़ा गया? तो 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 से है जोड़ा गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और सबसे आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट अभी हुआ है, जो कि 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 से जोड़ा गया है, और ये 10% रिजर्वेशन की बात करता है फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। तो ये हो गया आपको आर्टिकल 15। तो आपको एग्जाम के लिए याद क्या सब रखना है, आपको यहाँ पे याद क्या सब रखना है? तो आपको याद रखना है एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है, क्या सब इम्पोर्टेंट है? आर्टिकल 15 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या सब है? तो सबसे पहले 5 ग्राउंड्स आपको याद रखना है। इन 5 ग्राउंड्स पे है सो किसी भी व्यक्ति के बीच में है सो और डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ, ये आपको है सो याद रखना है। 5 ग्राउंड्स मेंशन किए गए हैं, 5 ग्राउंड्स ओनली। इसके अलावा कोई छठा ग्राउंड होगा, उसके ऊपर है सो स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। प्लस जो क्लॉज 15 का, आर्टिकल 15 का जो क्लॉज 3 है, ये क्या कहता है?
स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रेन, स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रेन, स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रेन, ठीक। प्लस 15 का क्लॉज 4 आपको याद रखना है। क्लॉज 4 में क्या याद रखना है कि जोड़ा कब गया, तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से जोड़ा गया। इसमें क्या सब है, तो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, प्लस जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है बेसिकली, हालांकि आपका संविधान अदर बैकवर्ड क्लास नहीं लिखता है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास लिखता है, इनके लिए रिजर्वेशंस की बात करता है, इनके लिए है सो स्पेशल प्रोग्राम्स की बात करता है, ठीक। प्लस आर्टिकल 15 का क्लॉज 5 ये कब जोड़ा गया, तो 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 से जोड़ा गया, ये आपको याद रखना है। ये क्या करता है, तो रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक, इंस्टीट्यूशंस, तो ये आपको है सो याद रखना है। और प्लस आखिरी में 15 का क्लॉज 6 ये कब जोड़ा गया, तो 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 के माध्यम से, जो कि 10% EWS रिजर्वेशन की बात करता है। तो ये याद रखिए, इसके अलावा आर्टिकल 15 से और कुछ नहीं पूछेगा, इतना ही पूछेगा, अगर पूछेगा तो इतना ही पूछेगा, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ मतलब कि आपका भारत में है तो किस जगह पे आपका जन्म हुआ है, आपका डोमिसाइल क्या है, ठीक है। यानी कि अगर आप सपोज कि बिहार से हैं कि महाराष्ट्र से हैं कि कहाँ से हैं, तो उसके बेसिस पे आपके बीच में किसी भी तरीके से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी तरीके से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और जो आर्टिकल 15 है ये एप्लीकेबल टू ओनली इंडियन सिटीजन्स हैं, दिस इज एप्लीकेबल टू सिटीजन्स ओनली, टू सिटीजन्स ओनली, ठीक। चलो नेक्स्ट आर्टिकल 16 हम लोग देख लेते हैं। आर्टिकल 16 क्या कहता है, तो आर्टिकल 16 में भी आपको जो है टोटल 6 क्लॉज देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि आप देखिए आर्टिकल 16 का पहला क्लॉज है, दूसरा क्लॉज है, तीसरा क्लॉज है, चौथा क्लॉज है, प्लस 4A 4B है, 4A 4B, क्लॉज 5 है, क्लॉज 6 है। हालांकि ये इतना ज़्यादा आपको इतना इम्पॉर्टेंट ये नहीं है, ये आपको उतना 15 है सो फिर भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 16 उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है इसमें क्या लिखा गया है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक। तो आर्टिकल 16 का क्लॉज 1 कहता है कि देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट अंडर द स्टेट, इट इंश्योर्स दैट एवरी सिटीजन हैज़ एन इक्वल राइट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि कहने का मतलब है कि हमारे देश में जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉयमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉयमेंट हो, तो उसमें जो है सो जब भी किसी का रिक्रूटमेंट होगा तो किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ये है बेसिकली आर्टिकल 16 का पहला क्लॉज, ठीक। दूसरा क्या है, नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस। तो देखो यहाँ पर जो आर्टिकल 16 है और जो आर्टिकल 15 है उसके बीच में थोड़ा सा फर्क आपको देखने को मिलेगा। आर्टिकल 15 में है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, बट यहाँ पे डिसेंट और रेसिडेंस भी एक एक्स्ट्रा क्राइटेरिया आपको देखने को मिलता है। रेसिडेंस बेस्ड एम्प्लॉयमेंट, पार्लियामेंट में मेक लॉज। देखो आपसे कई बार एग्जाम में ये सवाल ऐसा पूछता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्लॉज 3 इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपसे एग्जाम में ये चीज़ ध्यान देना, अगर कभी आपसे पूछे कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रेसिडेंस का क्राइटेरिया कौन लिख सकता है एज ए रिक्वायरमेंट फॉर एनी जॉब, तो उसका आंसर होगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ऐसा कहाँ पर लिखा गया है? तो आर्टिकल 16 का जो क्लॉज 3 है वो कहता है कि जो भारत का जो संसद है वह रेसिडेंस एज ए क्राइटेरिया है सो बना सकता है। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स या फिर स्टेट लेजिस्लेचर्स का आंसर मत कर दीजिएगा, क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 16 में क्लॉज 3 में यही कहता है, पार्लियामेंट में मेक लॉज प्रिस्क्राइबिंग रेसिडेंस एज ए कंडीशन फॉर सर्टेन गवर्नमेंट जॉब्स, इट अलाउज पार्लियामेंट टू क्रिएट स्टेट स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट रूल्स स्पेशली फॉर बैकवर्ड रीजन्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्लॉज 4 रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, द स्टेट में मेक प्रोविजंस फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स हु आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन पब्लिक सर्विसेज। तो यहाँ पे सेम वैसा ही सिमिलर जो आर्टिकल 15 में है, सेम वैसा ही आर्टिकल 16 में देखने को मिलेगा।
रिजर्वेशन इन प्रोमोशंस की बात होती है, ठीक है। यानी कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्यों? क्योंकि इसको बाद में जोड़ा गया है। और कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया है? तो ये याद रखिएगा, 77th अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया है 1995 से। तो ये अमेंडमेंट का ईयर और जो नंबर ऑफ अमेंडमेंट है, ठीक है, ये आपको है सो याद रखना है। कब तक पॉलिटी खत्म? अभी हो जाएगा पॉलिटी, अगले 5-6 क्लास में खत्म हो जाएगा, है ना, 5-6 क्लास में खत्म कर देंगे। तो क्लॉज 4A रिजर्वेशन इन प्रोमोशन है, क्लॉज 5 एग्जाम्पशन ऑफ रिलीजियस एंड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है, एंड क्लॉज 6 EWS है। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये उतना ही, है ना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। ठीक, चलिए आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 बेसिकली क्या कहता है? एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कि आपके इस देश में किसी भी तरीके से अनटचेबिलिटी यानी कि जो अस्पृश्यता है उसको प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा, यानी कि जो अनटचेबिलिटी है उसको समाप्त किया जाएगा। ऐसा कहाँ पर मेंशन किया गया है? तो आर्टिकल 17 में। इसके पीछे आप देखो कि इसको राइट टू इक्वलिटी में क्यों रखा गया है? इसलिए रखा गया है कि अगर हमारे समाज में अगर छुआछूत, है ना, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी जैसे प्रैक्टिसेस अगर रहेंगे तो दो लोगों के बीच में कभी भी समानता का भाव नहीं आएगा, कभी भी उनके बीच में इक्वलिटी का भाव नहीं आएगा। इसीलिए आपके देश में, आपके संविधान ने एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है सो कर दिया है। और इसी अनटचेबिलिटी को रोकने के लिए आपके भारत सरकार ने ये सब कानून है सो बना रखे हैं, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने कानून बना रखे हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, द प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स। ये आपको याद नहीं रखना है। अगर कभी जीवन में आप मेंस का एग्जामिनेशन देंगे तो शायद उसके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीटी में ये नहीं आएगा। पीटी में सिर्फ और सिर्फ आपसे यही पूछेगा कि आर्टिकल 17 है सो क्या होता है? एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी होता है। आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 18 क्या है? एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स है। टाइटल्स का क्या मतलब होता है सर? इसको कैसे समझेंगे? तो आप उस समय को याद करिए जब हमारे ब्रिटिश इंडिया में, है ना, ब्रिटिश सरकार में क्या होता था कि ऐसे बहुत सारे लोग थे जिसको ब्रिटिश हुकूमत जो है सो अलग अलग टाइटल से नवाज देता था, जैसे कि राय बहादुर, जैसे कि सर, जैसे कि महाराजा, है ना। तो ऐसे करके बहुत तरह के टाइटल्स जो है सो दिए जाते थे। और जिन लोगों को ऐसा टाइटल्स मिल जाता था एकदम सीना चौड़ा करके घूमता था कि भाई ठीक है, हम तो ब्रिटिश हुकूम, जो ब्रिटिश सरकार है उसने हमें है सो इस तरीके से प्रिविलेज हमें दे रखा है। लेकिन आज़ाद भारत में, हमारे इस देश में जब हमारा संविधान लागू होता है, when the Indian Constitution is being implemented in this country, all the citizens will be treated equally and no one will be given special privileges by the Constitution. Therefore, Article 18, है ना, does not allow the state to confer titles on its citizens। यानी कि आज के समय हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को स्टेट जो है, यानी कि जो सरकारें हैं, वो कोई टाइटल नहीं दे सकता है एक्सेप्ट मिलिट्री टाइटल्स एंड एजुकेशनल टाइटल्स। यानी कि ये अलाउड है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति मिलिट्री में है या फिर जो एजुकेशन के क्षेत्र में है, जो एकेडमिक डिस्टिंक्शन है, वो है सो अलाउड है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे लोग हैं सो कहीं ना कहीं समाज में एक पॉजिटिव है सो कंट्रीब्यूशन कर रहा होता है। तो ये मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस के लिए टाइटल्स अलाउड होता है, बट इसके अलावा कोई दूसरा टाइटल नहीं दिया जा सकता है। प्लस इसमें जो बाकी का जो कॉन्सेप्ट है, बाकी का जो पॉइंट है, ये लिखा गया है कि अगर कोई भारत का नागरिक है, भारत का नागरिक है, तो यह भी किसी दूसरे देश से टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर हमारे देश में कोई फॉरेनर, अगर हमारे देश में कोई फॉरेनर अगर भारत सरकार के साथ में या फिर किसी के साथ में काम कर रहा है और अगर वो किसी दूसरे देश से कोई टाइटल लेना चाहता है, तो उसके लिए भी भारत के राष्ट्रपति से उसको परमिशन लेना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये बेसिकली जो टाइटल्स को एबोलिश करने की बात करता है, ये इसका प्रोविजन है आपके आर्टिकल 18 में। लेकिन आपको एक चीज़ समझना है कि हमारे देश में जो नेशनल अवार्ड्स होते हैं, जैसे कि आप देखते होंगे कि जो पद्मश्री अवार्ड्स मिल जाता है, पद्म अवार्ड्स, पद्म विभूषण अवार्ड्स, प्लस भारत रत्न अवार्ड्स, ये सभी आपके टाइटल्स नहीं हैं। दे आर द अवार्ड्स, है ना, गिवन टू द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन दिस कंट्री। तो उसको टाइटल नहीं कहना है, दे आर द अवार्ड्स। अवार्ड्स किस लिए दिया जाता है? किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए कि आपने कुछ इस देश के बेहतर के लिए काम किया, तो स्टेट ने आपको अवार्ड दिया। टाइटल नहीं, वो प्रिविलेज नहीं है वो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें? लूसेंट, ऑब्जेक्टिव या घटना चक्र से? घटना चक्र से करो। पॉलिटी का क्वेश्चन घटना चक्र से करो, ठीक है। घटना चक्र काफ़ी है।
चलो अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ से, जस्ट ए मिनट। तो पहला फंडामेंटल राइट हमने देख लिया, राइट टू इक्वलिटी। दूसरा फंडामेंटल राइट, दूसरा फंडामेंटल राइट क्या है? तो दूसरा फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम। दूसरा फंडामेंटल राइट क्या हो जाएगा? राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, दूसरा फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम। इसमें कौन से आर्टिकल्स हैं? इसमें जो आर्टिकल्स हो जाएंगे आप देखिए, तो इसके पहले 14 से 18 हमने देख रखा है। आर्टिकल 19, ठीक है, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 प्लस राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन भी इसी का पार्ट हो जाएगा, 21A। और फिर आखिरी में आर्टिकल 22। ये जो आर्टिकल्स हैं ये सभी आपके राइट टू फ्रीडम के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, राइट टू फ्रीडम के अंदर में ये आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेगा। तो जो राइट टू फ्रीडम है इसमें टोटल कितने आर्टिकल्स हैं? तो यही हो गया 19 से लेकर के 22, आपको याद रखना है। आर्टिकल 19 से लेकर के 22, 19 से लेकर के 22 जो है आपके राइट टू फ्रीडम में आता है। आर्टिकल 19 में क्या सब आता है? तो आर्टिकल 19 में आपको 6 फ्रीडम्स मेंशन किए गए हैं, 6 फ्रीडम्स मेंशन किए गए हैं आर्टिकल 19 में। ठीक है, आर्टिकल 20 में क्या है? आर्टिकल 20 में है प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन इन ऑफेंसेस। ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन इन ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21A क्या है? तो राइट टू एजुकेशन, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। आर्टिकल 22 क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशंस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन, ये है आपका आर्टिकल 22। ठीक, तो आर्टिकल 19 में 6 फ्रीडम्स कौन सा है? तो आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। बी क्या है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बाद में हो जाएगा कि पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म्स, पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म्स, ये दूसरा फ्रीडम हो जाएगा। तीसरा सी, फ्रीडम टू मेक यूनियंस, एसोसिएशंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एटसेट्रा, यानी कि आप ग्रुप्स बना सकते हैं, यूनियंस बना सकते हैं, है ना, एसोसिएशंस बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं। ग्रुप्स, यूनियंस, है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एटसेट्रा। एसोसिएशंस आप ये सब बना सकते हैं, ये आपका फ्रीडम है। इसके बाद डी के बाद डी, ठीक है, मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि आप भारत में चूंकि एक स्वतंत्र देश में रह रहे हैं तो आप एक इस देश के नागरिक होने के नाते, दैट मीन्स कि बीइंग द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री यू आर फ्री टू ट्रेवल एनी पार्ट ऑफ दिस कंट्री विद इन द टेरिटरी ऑफ दिस इंडिया, दैट इज बेसिकली योर फ्रीडम। तो फ्रीडम टू ट्रेवल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ट्रेवल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ई, टू सेटल विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये भी आपका एक फ्रीडम है। ठीक है, ABCDE,
एफ जो है सो प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी रिपील्ड, राइट टू प्रॉपर्टी रिपील्ड, राइट टू प्रॉपर्टी एक हुआ करता था फ्रीडम, उसको रिपील कर दिया गया, उसको समाप्त कर दिया गया, रिपील्ड कर दिया गया। लेकिन इसके अलावा एक और है, जी हो गया, जी ये क्या है? तो ये है आपका फ्रीडम टू, है ना, एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आप किसी भी तरीके से कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। टू हैव बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा। तो ये जो है सो 6 फ्रीडम्स है। तो आपको याद रखना है कि आपके संविधान में जो आर्टिकल 19 है, जो आर्टिकल 19 है, इसमें कितने फ्रीडम्स मेंशन किए गए हैं? तो 6 फ्रीडम है। आर्टिकल 19(1) ए, बी, सी, डी, ई, एफ को हटा दिया गया है, जी है। तो पहले 7 फ्रीडम हुआ करता था। आर्टिकल 19 के तहत पहले 7 फ्रीडम है सो हुआ करता था, बट उसको हटा दिया गया है। अब एक ही फ्रीडम, मतलब सॉरी, जो एक फ्रीडम है उसको हटा दिया गया है। अब टोटल 6 फ्रीडम्स आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो एज ऑफ नाउ वी हैव टोटल 6 फ्रीडम्स इन आर्टिकल 19, आर्टिकल 19, ठीक। अब देखो कि जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 है, इसके ऊपर है सो इसके ऊपर है सो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। यानी कि जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19, है ना, इसके ऊपर, इसमें जो 6 फ्रीडम्स हैं, 6 फ्रीडम्स हैं, जो 6 फ्रीडम्स जो अभी हमने आपको पीछे बताया, दे आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, दे आर 6 फ्रीडम्स आर नॉट नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, दे आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर। नॉट एब्सोल्यूट का क्या मतलब हो जाता है कि इसके ऊपर जो है सो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, रीजनेबल restrictions are placed on it, reasonable restrictions are placed on it। यानी कि जो फ्रीडम होता है ये एब्सोल्यूट नहीं होता है, इसके ऊपर में से रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। और किस आधार पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं? तो जैसे कि रेस्ट्रिक्शंस रिलेटेड टू जैसे सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, sovereignty and integrity of India, plus security of a state, security of a state, security of a state, plus friendly relations, friendly relations with countries, ठीक है, प्लस पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, डिसेंसी एंड मोरालिटी, डिसेंसी एंड मोरालिटी, कॉमा डिफेमेशन, डिफेमेशन, ठीक है, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सब कुछ ऐसे आधार होते हैं जिसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि आपका जो आर्टिकल 19 है ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। इसके ऊपर में सो रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। जैसे कि इसको समझिए ऐसे कि आपके पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, यानी कि आपको जो है सो अभिव्यक्ति का आज़ादी है। तो क्या इसका मतलब ये होगा कि आप भारत का जो है सो उसके एकता, उसके अखंडता के खिलाफ ही बोलना शुरू कर देंगे? ऐसा फ्रीडम आपको नहीं मिलेगा। या फिर अगर आपके पास में कोई ऐसा, है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो क्या आप कुछ भी ऐसा भड़काने वाला बात है सो करने लगेंगे? यानी कि इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, ठीक है, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, क्या आप ऐसा कुछ भी हरकत है सो कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। या फिर आप पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपके आर्टिकल 19 के ऊपर में जो 6 फ्रीडम्स हैं, इसके ऊपर में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो हैं लगाए जा सकते हैं। यानी कि ऑन दीज 6 फ्रीडम्स रीजनेबल restrictions can be imposed, समझ गया? तो ये हो गया आपके आर्टिकल 19 का ब्रीफ। आपको इतना ही याद रखना है। आपसे एग्जाम में क्या सवाल पूछा जा सकता है
कि आर्टिकल 19 है सो क्या सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है? तो बिल्कुल जी हाँ, आर्टिकल 19 जो है ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स, ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स, ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स। इसमें टोटल कितने फ्रीडम्स होते हैं जी? तो टोटल 6 फ्रीडम्स होते हैं जी। ठीक है, कहाँ पर मेंशन किए गए हैं? तो आर्टिकल 19 का जो पहला क्लॉज है यहाँ पे ए से लेकर के बी सी डी ई एफ को हटा दीजिए और जी एफ को फॉरगेट रखिए। एफ से फॉरगेट, फॉरगेट क्या? तो फॉरगेट प्रॉपर्टी, संपत्ति, प्रॉपर्टी को फॉरगेट कर जाइए, एफ से फॉरगेट। बाकी ए बी सी डी ई और जी 6 फ्रीडम्स हैं। क्या ये 6 फ्रीडम है सो एब्सोल्यूट होता है? तो नहीं होता है भाई, इसके ऊपर में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, और रिस्ट्रिक्शंस है सो किस नेचर के हो सकते हैं? तो आर्टिकल 19 का जो क्लॉज 2 है, क्लॉज 3 है, क्लॉज 4 है, ये अलग अलग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है, जैसे कि सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, है ना, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद द कंट्रीज, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, डिफेमेशन, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। तो ये ऐसे करके कई तरह के जो है सो इसके ऊपर में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आपसे लगाए जा सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 20। तो क्या ये आपको समझ में आ गया? नाउ वी विल डिस्कस आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 को डिस्कस कर लेते हैं। तो आर्टिकल 20 को डिस्कस करने से पहले कुछ चीज़ें समझ लो। आर्टिकल 20, आर्टिकल 20, ये जो आर्टिकल 20 है ये भी आपके राइट टू फ्रीडम का हिस्सा है, यह भी आपके राइट टू फ्रीडम का हिस्सा है। ठीक है, इसके अंदर में 3 क्लॉज है, क्लॉज 1, क्लॉज 2 और क्लॉज 3। क्लॉज 3, क्लॉज 1 क्या कहता है? क्लॉज 1 कहता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन। ठीक है, इन तीनों को समझा देंगे, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। नो डबल जेओपार्डी, नो डबल जेओपार्डी। ठीक है, नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन। ये 3 ऐसे क्लॉज मेंशन किए गए हैं आर्टिकल 20 में, क्लॉज 1, 2 एंड 3। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन का क्या मतलब होता है, इसको पहले समझिए। इसको समझिए कुछ इस तरीके से। सपोज कि अभी चल रहा है 2025। ठीक है, 2025 है, 2025 में यह एक व्यक्ति है, यह एक व्यक्ति है, पर्सन ए है, जो कि कोई ऐसा काम करता है, कोई ऐसा काम करता है एक्ट जिसको अभी है सो क्राइम नहीं माना जाता है। अभी के समय कुछ ऐसा काम कर रहा है जो कि क्राइम नहीं है ना, नॉट ट्रीटेड एज क्राइम, नॉट ट्रीटेड एज क्राइम, नॉट ट्रीटेड एज क्राइम। लेकिन वापस से चलो आगे 5 साल बाद 2030 में, 2030 में हम लोग जाकर क्या करते हैं कि इसी काम को नाउ इट इज ट्रीटेड एज क्राइम, इट इज ट्रीटेड एज क्राइम। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा कानून बना दिया कि अब ये काम कोई भी व्यक्ति करेगा उसको है सो क्राइम माना जाएगा और उसको सजा मिलेगा। तो एक बात बताइए कि क्या 2030 के पहले, 2030 के पहले जो भी इस काम को जो भी व्यक्ति कर रहा होगा, क्या उसको पीछे से जाकर के हम लोग बोलेंगे कि चूंकि आपने ये काम किया है तो चलिए जेल का हवा खाने चलिए? तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है, ये देखिए क्या इस आदमी के फ्रीडम को, इसके फ्रीडम को सिक्योर किया जा रहा है कि नहीं, कि आज के समय अगर ये कोई काम कर रहा है, अगर उस काम को अगर कानून के नज़र में अगर उसको क्राइम नहीं माना जाता है तो इस व्यक्ति को सजा न आज मिलेगा न कल मिलेगा। लेकिन सपोज कि ये व्यक्ति फिर से 2030 में अगर ये काम कर दे, 2030 में ये काम कर दे, तो अब चूंकि इस काम को यहाँ पे क्राइम माना जा रहा है तो इसको सजा मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इसने इस काम को 2030 में जाकर के किया है। ठीक है, लेकिन 2025 में इसने काम किया है और इसको पीछे यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव वे में जाकर के आप क्रिमिनल आप ये पनिशमेंट नहीं दे सकते। यानी कि नो रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन, नो रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लॉज, क्रिमिनल लॉज, यानी कि किसी व्यक्ति को किसी क्राइम का सजा उसको तभी मिलेगा
जिस समय वो क्राइम को कमिट कर, जिस समय उस काम को कमिट कर रहा है उस काम को क्राइम माना जाएगा, तभी उसको सजा मिलेगा। ये नहीं कि पीछे जाकर के किसी, है ना, आज से 5 साल पीछे चले गए और एक कानून बना दिए कि ये जो कानून है इसका जो ये जो है आज से 5 साल जाकर के पीछे से प्रभावी होगा, और इस ड्यूरेशन में इस दरमियान जिन लोगों ने भी इस काम को कृत किया है उनको है सो क्राइम, है ना, क्रिमिनल माना जाएगा। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली द फर्स्ट सेफ गार्ड, फर्स्ट सेफ गार्ड, ठीक। दूसरा क्या है? नो डबल जेपार्डी, यानी कि सेम पर्सन विल नॉट बी सेम पर्सन विल नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। यानी कि अगर किसी एक व्यक्ति ने किसी क्राइम को कमिट किया है और उस क्राइम का कन्विक्शन हो जाता है, यानी कि कन्विक्शन का मतलब कि प्रूफ हो जाना कोर्ट में कि हाँ इस व्यक्ति ने इस क्राइम को कमिट किया है, ऐसा प्रूफ हो गया है, तो कन्विक्शन के बाद में उसको सजा मिलता है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी क्राइम को कमिट किया है, कन्विक्शन हो गया है और उसको सजा मिल चुका है और उसने उस सजा को काट भी लिया है, तो उस व्यक्ति को उसी काम के लिए दोबारा सजा नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? यानी कि किसी एक व्यक्ति ने सपोज कहीं पे चोरी कर लिया, अब चोरी एक क्राइम है, उस चोरी के लिए सपोज कि उसको 2 साल का सजा मिल गया, अब वो 2 साल है सो जेल में रह गया, जेल से बाहर आ गया, तो अब बाहर आ चुका है तो फिर से उसको जेल में नहीं डाल देंगे यह कह करके कि आपने 3 साल पहले चोरी किया था, चलिए फिर से जेल में चलिए। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने एक क्राइम को एक बार सजा अगर भुगत लिया है उसको दोबारा सजा नहीं दिया जाएगा। सो दैट इज बेसिकली नो डबल जेपार्डी, यानी कि द सेम पर्सन the same person the same person will not be punished twice for the same offense for the same offense for the same offense। ठीक है, समझ में आ गया? नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, यानी कि नो पर्सन will be forced to give evidence against himself। यानी कि किसी भी व्यक्ति को उसके खुद के अगेंस्ट गवाह देने के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते हैं। समझा गया? यानी कि ये 3 ऐसे प्रोटेक्शन है आर्टिकल 20 के तहत, जो कि इस देश में जो सिटीजन है, जो नागरिक है, प्लस जो नॉन सिटीजन है उसके लिए भी है। आप वो 5 आर्टिकल याद करिए, 15, 16, 19, 29, 30। तो इन 5 में है सो 20 नहीं आता है, 20 में सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी कि इस भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक हो या फिर गैर नागरिक हो, उन सभी को एक समान तरीके से यह अधिकार है सो प्राप्त है। ये आपको है सो याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर? इस क्लास को हम लोग अभी यहीं पे समाप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल एक्ट का जो टॉपिक है थोड़ा सा, इसको कल हम लोग डिटेल में एक बार और डिस्कस कर देंगे। ठीक है, आज काफ़ी लेट भी हो गया, मुझे थोड़ा सा जाना है, इस वजह से इस क्लास को आज हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। कल के सेशन में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 21 से। आर्टिकल 21 से लेकर के आपके आर्टिकल 35 तक डिस्कस करवा देंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा एग्जाम के लिए आई विल डिस्कस। ठीक है, तो कल हम लोग मिलते हैं इस क्लास में। क्लियर है? तो वी विल कंटिन्यू टुमारो, और कल जब क्लास का हमारा टाइम लगेगा तो उस समय हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? चलिए, थैंक यू, कल मिलते हैं हम लोग।